हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 143 से 142 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और देखिए, डेली मैं बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं। तो जिन लोगों ने अप्लाई अभी तक नहीं किया, वो जो है कि अप्लाई कर दें जितना जल्दी हो सके, और टेस्ट सीरीज को देखते रहें, ठीक है। क्योंकि आजकल जो है कि टेस्ट सीरीज को देखना बहुत कम कर दिए हैं लोग। तो जो लोग नहीं देख रहे हैं और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पीसीएस का, वो लोग देखें और टेस्ट नंबर 1 से देखें। जो लोग अगर नहीं देखे हैं कोई भी टेस्ट, तो वो टेस्ट नंबर 1 से देखें और टेस्ट नंबर 143 तक पहुंचे और आगे कंटिन्यू भी जारी रहें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ नदियों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में ये नदियां जा करके कहाँ पे गिरती हैं ये बताना है आपको। देखिए, सतरंजी नदी, अगर हम इसकी बात करें सतरंजी नदी, तो ये कहाँ जा करके गिरती है? तो ये जा करके खंभात की खाड़ी में गिरती है। भरतपुजा, ये नदी जो है कि जा करके अरब सागर में गिरती है। स्वर्ण रेखा, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। और पंबा नदी जो है कि ये जो है कि वेम्बनाड झील में जाकर ये गिरती है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह पार्क मणिपुर राज्य में इम्फाल और बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह पार्क लोकटक झील में स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र स्थल घोषित किया गया है। बात की जा रही है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क की। देखिए, जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है ना, ये कहाँ पे किस स्टेट में है? तो ये मणिपुर स्टेट में है। और ये जो है कि 2 डिस्ट्रिक्ट में है, इम्फाल और बिष्णुपुर जिले में ये स्थित है। तो ये आपका सही है। यह पार्क लोकटक झील में स्थित है। देखिए, ये पार्क जो है वो लोकटक झील में स्थित है और यह जो है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। ये भी आपका सही है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र स्थल घोषित किया गया है। ये एक जो है कि वेटलैंड भी है। तो ये भी आपका सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की 1, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? ब्रुनोई, कोलंबिया, केन्या, वेनेजुएला। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बात की जा रही है भूमध्य रेखा की। देखिए, भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज हैं। और ये जो है कि पूरे विश्व के ये 13 देशों से होकर के गुजरता है, ठीक है। ये पूरे विश्व के 13 देशों से होकर के गुजरता है। कौन कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया, उसके बाद से ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती और साओ टाम और प्रिंसिपे, ठीक है। ये जो है कि 13 देशों से होकर के गुजरता है, जिसमें इसमें आपका कोलंबिया है और एक है आपका कौन सा? केन्या है। इन दोनों से होकर के गुजरता है। ये ब्रुनोई और वेनेजुएला से नहीं होकर के गुजरता है। तो ये हो जाएगा 2 और 3, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है बेरोजगार व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगारी से, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति पर कर सके। देखिए, छिपी बेरोजगारी, ठीक है, छिपी बेरोजगारी बोल सकते हैं या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी बोल सकते हैं या फिर अदृश्य बेरोजगारी बोल सकते हैं। ये तीनों जो है कि एक ही चीजें हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कि ये जो बेरोजगारी है, इसमें क्या होता है, जो श्रमिक होता है ना, वो बाहर से तो काम पर लगा हुआ मतलब प्रतीत होता है कि वो काम पर लगा हुआ है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो वो उन कामों में
उसका कार्य में उतनी जो है कि आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ रहे हैं? देखिए, अगर उन श्रमिकों को वहां से अगर हटा दिया जाए उस काम से, तो जो कुल उत्पादन है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि सपोज दैट गांव में एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, ठीक है, 10 लोग रहते हैं और उनके जो है कि 10 बीघे खेत हैं। तो गांव में क्या होता है कि गांव में सारे लोग जो है कि इसी खेती में ही लगे रहते हैं, ठीक है, 10 लोग हैं और 10 बीघा खेत है तो उसी में लगे रहते हैं। हालांकि ये जो 10 बीघा खेत है इसमें जो है कि 2 बंदा ही काम कर करके ये 10 बीघे खेत को आराम से संभाल सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि 8 बंदे जो और हैं इसमें कि वो भी लगे, मतलब पूरा परिवार ही लगा रहे तो ही मतलब ये 10 बीघे खेत मतलब खेती हो पाएगी। समझ रहे हैं? अगर इसमें से मान लीजिए 10 लोग हैं 10 बीघे खेती में, 10 में से अगर 8 निकाल भी दें, अगर 2 लोग डेडिकेटली अगर मतलब इस पे काम करें, खेती करें, तो आराम से खेती कर सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब इसके उत्पाद पे। बात समझ गए? तो ये वही रोजगार मतलब वैसे ही रोजगार को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि ऐसा तो लगता है कि मतलब लोग इसमें लगे हुए हैं, मतलब ये पूरे 10 में से 10 लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसमें मेन काम कितना है? 2 ही लोगों का है, मतलब 2 ही लोग काम करें। 8 लोग क्या है इसमें? तो वही जो है कि 8 लोग अगर हट भी जाएंगे तो इसके उत्पादन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप की जो बेरोजगारी है उसको हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं, या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, या फिर अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यह हो जाएगा कि किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, मतलब इस काम को तो 2 लोग भी कर सकते हैं, ना कि 10 लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बेरोजगारी को जो है कि छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? गहन कृषि, संघन रेल परिवहन जल, खनिज तेल, विनिर्माण उद्योग। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका खनिज तेल के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए, बाकू ये सबसे गहरे तेल के कुआं यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है कि कहाँ पे है? तो अजरबैजान में अवस्थित है, और ये कैस्पियन सागर और काला सागर के समीप ही अवस्थित है बाकू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। गर्म हवाएं और उनके स्थान से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। अयाला गर्म हवा फ्रांस, बाग्यो गर्म हवा फिलीपींस द्वीप समूह, सामुन गर्म हवा इराक, सोलैनो दक्षिण पूर्वी स्पेन। देखिए, अयाला गर्म हवा कहाँ बहती है? तो ये फ्रांस में की स्थानीय मतलब हवाएं है। बाग्यो ये फिलीपींस द्वीप समूह में बहती है। सामुन जो है कि इराक में बहने वाली नहीं है, ये जो है कि सामुन गर्म हवा जो है कि कहाँ पे बहती है? तो ये ईरान में बहने वाली हवा है, ना कि इराक में। ठीक है, और सोलैनो जो है कि दक्षिण पूर्वी स्पेन में। तो इसमें गलत कौन सा है? तो गलत हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में। देखिए, संविधान में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो ये सब सारी चीजें का उल्लेख किया गया है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये जो है कि हमारे संविधान में, संविधान का जो भाग 4 है उसमें आपका 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसमें जो अनुच्छेद 51 है उसमें जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। इसमें और भी सारी चीजों का उल्लेख किया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करने का, इन सब सारी चीजों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 के तहत। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी। भूपर्पटी की रचना में सामान्य तत्वों में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम। देखिए, भूपर्पटी जो है हमारा है, ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाली जो पतली परत होती है ना, उसी को हम भूपर्पटी कहते हैं। लगभग इसकी सामान्य मोटाई 33 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, जो भूपर्पटी है हमारा उस पे, और यहां पूछा जा रहा है कि उस भूपर्पटी की रचना में सामान्यतः तत्वों में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? अगर ऐसे देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत है आपका ऑक्सीजन का। कितना प्रतिशत है? 46.60% है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन दिया नहीं है, तो
तो ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन भूपर्पटी की रचना में सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो है आपका ऑक्सीजन का। सिलिकॉन का अगर देखें हम तो इसका है आपका 46.60, सॉरी इसका 46.60 है ऑक्सीजन का। सिलिकॉन की है आपका 27.72 है, 27.72% है, ठीक है। एल्यूमिनियम की कितनी है, तो एल्यूमिनियम की है आपका 8.13। लोहा की कितनी है, तो लोहा की आपका 5% है। उसके बाद से कैल्शियम है, कैल्शियम की कितनी है, तो कैल्शियम का 3.63% है। इसके अलावा भी देखिए सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ या फिर अन्य चीजें हैं उनका भी कुछ प्रतिशत है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिशत होगा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सिलिकॉन होगा। ऐसे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है, ठीक है। हडसन मोहावक घाटी स्थित है फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में। हडसन मोहावक घाटी ये कहां पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में ये स्थित है। और ये हडसन मोहावक जो गैप है ना, ये अपलेशियन पर्वत को 2 भागों में विभक्त करता है, ये हडसन मोहावक घाटी, ठीक है। ये पर्वत जो है तो ये है आपका कहां पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पे महाद्वीपीय सेल्फ तरंगित है, गर्म तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है, उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती है, नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाह करती है। देखिए संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कहां पे, तो देखिए जो संसार के सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है ना, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर प्लैंकटन अधिक पाए जाते हैं। प्लैंकटन कहाँ अधिक पाए जाते हैं, देखिए प्लैंकटन होता क्या है, तो ये एक प्रकार का सूक्ष्म वनस्पति का अंश होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जहां पर गर्म तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है। मतलब कि यहां पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर कर चयन कीजिए। मरुदभिद पौधे में प्रायः पत्तियां कलियों में बदल जाती है। वनस्पतियों के सड़ने से ब्यूटेन गैस निकलती है। देखिए जो मरुदभिद पौधे होते हैं ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मरुदभिद पौधे जो कि पाए जाते हैं शुष्क स्थानों पे, मतलब रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे शुष्क है ना वहाँ पे मरुदभिद पौधे पाए जाते हैं। और वहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना कटीले पाए जाते हैं पौधे, ठीक है। तो जो मरुदभिद पौधे होते हैं जो शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, वो क्या होता है, जो पत्तियां होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, तो कांटे में कन्वर्ट हो जाती है, ना कि कलियों में बदलती है, ठीक है। जो पत्तियां होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और वनस्पतियों के सड़ने से ब्यूटेन गैस नहीं निकलती है, वो जो है कि मेथेन गैस निकलती है, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है, तो ये मेथेन गैस निकलती है वनस्पतियों के सड़ने से, तो ये भी आपका गलत है। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, न तो 1 न ही 2। निम्न कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर कर चयन कीजिए। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह दोनों दिशा में होता है। जीवी एवं अजीवी घटकों में अपघटक संबंध स्थापित करते हैं। देखिए जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना वो दोनों दिशा में नहीं होता है, वो होता है आपका एक दिशा में, ठीक है। तो ये गलत है। और जीवी तथा अजीवी घटकों में अपघटक संबंध स्थापित करते हैं, यह आपका सही है। इसमें दूसरा सही है और पहला गलत है, तो ये होगा आपका बी ऑप्शन। सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखिए जो सकल घरेलू उत्पाद है प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए सकल घरेलू उत्पाद और ये जो विदेशों से अर्जित है, इन दोनों का योग होता है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो क्या होगा, एक वर्ष की अवधि में एक देश के नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर जो होगा वो हो जाएगा आपका सकल घरेलू उत्पाद, प्लस मतलब बाहर भी, मतलब विदेशों में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान 3 देशों में हुआ। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं।
हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है? वो भारतीय उपमहाद्वीप में, पाकिस्तान में है, भारत में है और अफगानिस्तान, ये 3 देशों में हुआ है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक पूरा स्थल है वो कहाँ पे? अफगानिस्तान नहीं है, ये जो है कि आपका इंडिया में, मतलब कि भारत से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका गलत है और पहला आपका सही है। तो इसमें हो जाएगा केवल एक सही है। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती है, काली मृदाएं लोहे और चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। लेटराइट मृदा लौह एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन एवं पोटेशियम से हीन होती है। देखिए, मृदा के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो जलोढ़ मृदा ये नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। देखिए, जलोढ़ मृदा के बारे में अगर हम बात करें तो जलोढ़ मृदा जो है ना, इसमें पोटास सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें चूना भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, मतलब चूना और पोटास जो है कि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। और इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। और यहाँ दिया गया कि नाइट्रोजन से समृद्ध होती है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, जलोढ़ मृदाएं में। काली मृदाएं जो होती है उसमें लोहा और चूने से समृद्ध होती है और उसमें नाइट्रोजन से हीन होती है, जो काली मृदाएं होती है। लेटराइट मृदा की बात करें तो इसमें लौह और एल्यूमिनियम से समृद्ध होता है और इसमें जो है नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी पाई जाती है। तो दूसरा सही है आपका और तीसरा सही है, पहला क्या है? गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा? ये बी ऑप्शन की 2 और 3 सही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध एवं नदी का गलत युग्म बताइए। कन्हार बांध, कन्हार नदी, मेजा जलाशय बांध, बेलन नदी, राजघाट बांध, अर्जुन नदी, मौदहा बांध, बिरमा नदी। देखिए, कन्हार बांध कहाँ पे, किस नदी पे है? ये कन्हार नदी पे बनाया गया है। मेजा जलाशय बांध ये आपका बेलन नदी पे बनाया गया है। राजघाट बांध ये अर्जुन नदी पे नहीं है, ये राजघाट बांध जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर ये सिचुएटेड है। ठीक है, यह आपका गलत है। और मौदहा बांध जो है कि आपका बिरमा नदी पे है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो गलत है आपका सी ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अवशेष नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1965 में की गई। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी भाग अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। देखिए, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अवशेष नियंत्रण बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1955 में की गई। ठीक है, 1955 में किया गया। ठीक है, ना कि 1965 में। तो यह आपका गलत है। और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वो जो है कि अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो यह आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल 2 सही है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शहद का प्रमुख घटक बताइए। माल्टोस, सुक्रोस, फ्रक्टोस, ग्लूकोज। शहद का जो प्रमुख घटक है वो क्या है? शहद का प्रमुख घटक जो है कि आपका फ्रुक्टोज है। इसका प्रतिशत कितना होता है? इसका प्रतिशत होता है 38.2%। हालांकि ग्लूकोज भी होता है, इसका प्रतिशत होता है आपका 31.3% और जल भी होता है, जल का प्रतिशत होता है आपका 17.2%। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रमुख घटक, तो ये होगा मैक्सिमम है आपका फ्रुक्टोज। हालांकि ग्लूकोज भी है लेकिन ये कम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रुक्टोज। गुस्से में बातचीत के दौरान कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? 70 से 80 डेसिबल, 15 से 20 डेसिबल, 90 से 95 डेसिबल, 30 से 60 डेसिबल। देखिए, अगर गुस्से में कोई बातचीत करता है तो उस टाइम पे कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? उस टाइम पे आपका 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए, 15 से 20 डेसिबल की ध्वनि फुसफुसाहट होती है तो तब उत्पन्न होती है। ठीक है, और 30 से 60 डेसिबल की ध्वनि जो है कि जब हम साधारण बातचीत करते हैं तब उत्पन्न होती है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। देखिए, दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उत्तल लेंस यूज करते हैं। इसके विपरीत निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है
बट दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो उसके लिए हम अवतल लेंस यूज करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि मुगल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मुंतखब उल लुबाब, अकबरनामा, तारिख ई फरिश्ता, आईने अकबरी। देखिए, मुगल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये है आपका कौन सा? ये है आपका आईने अकबरी। डी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती है, वहां राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? आय विधि से, उत्पादन विधि से, व्यय विधि से, उपयुक्त सभी से। देखिए, एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां पर सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती है, वहां राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीजें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा से कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।